जय हिंद दोस्तों। अपने लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल अफेयर्स और उसके बाद साइंस एंड टेक अफेयर्स हमने कवर कर लिए थे। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल अफेयर्स के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि एनवायरमेंटल अफेयर्स को अगेन हम 3 वीडियोस में अप्रॉक्सीमेटली कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि 3 में कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर यूपी स्पेशल वाला पार्ट आ जाएगा, तो वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। So without wasting much time, let's get into the video. The first news for today is the 5th World Air Quality Report 2022. तो इंडिया इसमें 8th रैंक पर है as per the World Air Quality Report 2022 and it is ranking lower than last year's 2021 5th place. तो last year 2021 में जो इंडिया की जो प्लेस थी वो 5th रैंक पे थी एंड 2022 में जो इंडिया है वो 8th रैंक पर है। रिपोर्ट को रिलीज करता है IQ एयर और ये 15 मार्च 2023 को इसको रिलीज किया गया था। 2020 के लिए 22 के लिए देखें तो कंट्री हैड विटनेस्ड अ लिटिल ड्रॉप इन द रैंकिंग एज द डेटा गोज डाउन टू 8th विद PM 2.5 लेवल। दिल्ली की रैंक 4th आई है आउट ऑफ द 50 वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 with levels 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन 2022 और WHO की गाइडलाइन जो है एनुअल PM लेवल की वो 5 माइक्रोग्राम की है। तो आप समझ जाइए कि ये इनकी गाइडलाइंस हैं और दिल्ली स्टैंड कर रहा है वेयर हियर, राइट, 92.6। लाहौर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, लाहौर का फर्स्ट रैंक है पोल्यूटेड सिटी में। देन फॉलोड बाय होतन, सेकंड इज होतन इन चाइना, थर्ड इज भिवाड़ी इन राजस्थान, फोर्थ इज दिल्ली। So New Delhi is second most polluted capital city of world की with N'Djamena, I don't know how to pronounce it, in chart topping the list. चार्ट इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ये 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं दुनिया की। ठीक है, IQ एयर की बात करें तो एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि स्पेशलाइजेशन है जिसका इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स, डेवलपिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। 1963 में बनी थी, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फाउंडर भी इसके इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लॉस हैम्स। हेडक्वार्टर है इसका गोल्ड लैक, स्विट्जरलैंड में। बेसिकली IQ एयर जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इतना हमको याद रखना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। तो रिसेंटली केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी ने एक सीड फार्म डिक्लेयर किया है जो कि अलुवा में लोकेटेड है एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। प्राइमरी गोल होता है इनका कि भाई जो एक्सेस कार्बन है उसको निकाला जाए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो एक्सेस कार्बन कहाँ से निकालेंगे? एटमॉस्फेयर से निकालेंगे टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ इट कैन हेल्प अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय स्टोरिंग कार्बन इन द सॉइल, जहाँ पे कार्बन जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा और न्यूट्रिएंट रिटेंशन भी बचा के रखेगा। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी आपको अचीव करनी है, कैसे करेंगे? कार्बन को स्टोर करेंगे सॉइल में जिससे कि कार्बन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा और न्यूट्रिएंट रिटेंशन रखेगा। व्हाट इज कार्बन न्यूट्रलिटी? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज IPCC, इनके हिसाब से कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर नेट जीरो CO2 एमिशंस जो हैं, इट रेफर्स ओनली टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन and is a state of balance between CO2 emitted into the atmosphere and CO2 removed from the atmosphere। तो भाई कितना CO2 emit हुआ है और कितना CO2 रिमूव हुआ है, इसके बीच के बैलेंस को कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। So this is all about carbon neutrality. Next is plastic glomerate. Plastic glomerate तो एक मरीन बायोलॉजिस्ट की टीम थी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे काम कर रही थी। वहाँ पर they have stumbled upon a piece of rock, तो उनको एक रॉक का पीस मिला जिसको उन्होंने प्लास्टिक ग्लोमेरेट बोला। दिस इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक फ्रॉम अ बीच ऑफ एप्स आइलैंड। ठीक है, तो ये इस तरीके का पहली फाइंडिंग है इंडिया में कि भाई जहाँ पे उनको एक रॉक मिला और जब उन्होंने उसको टेस्ट किया तो पता चला कि पूरा का पूरा रॉक ही प्लास्टिक से बना है। सो दे हैव गिवन इट नेम द प्लास्टिक ग्लोमेरेट। और नॉट दे, मतलब इस ऐसे जो रॉक जो प्लास्टिक से बनते हैं उनको प्लास्टिक ग्लोमेरेट बोलते हैं। सो ये एक रॉक होता है विच इज कम्पोज्ड ऑफ सैंड, rock fragments, shells
एंड अदर मटेरियल्स हेल्ड टुगेदर बाय प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इनको एग्लोमरेट करके रखता है और ये एक नई तरीके का प्लास्टिक पोल्यूशन है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। ये जो वर्ड आया था 2014 में आया था। अब चूंकि एव्स आइलैंड का है, तो एव्स आइलैंड कहाँ पर है? एव्स आइलैंड एक आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ही, और ये नॉर्थ और मिडिल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, जो कि इंडियन यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एव्स आइलैंड कहीं बाहर से बह के ये पत्थर आया था। एव्स आइलैंड बिलोंग्स टू इंडिया ओनली, अंडमान निकोबार का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट इज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ऑस्कर फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म announced for The Elephant Whispers, which revolves around a family who adopts two orphan baby elephants in Mudumalai Tiger Reserve and rears them. अभी क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि अभी रिसेंटली एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इंडिया की एक फिल्म को, इंडिया की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को। द नेम इज एलिफेंट विस्पर्स। उस फिल्म में दिखाया गया है कि एक फैमिली है जो कि दो ऑर्फन बेबी एलिफेंट्स को अडॉप्ट करती है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में और उनको बड़ा करती है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये ट्राई जंक्शन है किसका? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। टाइगर रिजर्व इज कंप्राइजेस ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑफ द सेम नेम, एंड ये जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप, ये लोकेटेड है डीप इनसाइड द मुदुमलाई नेशनल पार्क, नीलगिरीज में। एलिफेंट कैंप लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मोयर, तो ये जो एलिफेंट कैंप है मोयर नदी के किनारे लोकेटेड है। स्टैब्लिश हुआ था 1927 में, एंड ये ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है एशिया का। ठीक है, तो 1927 में बना था, मोयर नदी के किनारे। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ये कहीं भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है ना। तो ये जो एलिफेंट कैंप है थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप, ये मुदुमलाई टाइगर नेशनल पार्क के अंदर ही है नीलगिरीज में। ये जो है ये मोयर नदी के आसपास लोकेटेड है। 1927 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और ये ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है एशिया का। देन इज तराई एलिफेंट रिजर्व। तो तराई एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन October 23, 2022, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो इसको अप्रूवल दे दिया है, जो कि 3049 किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है, इंक्लूडिंग दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर एंड पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड मतलब दुधवा जो है वो लखीमपुर में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको दे विल बी डेवलप्ड इन द एरिया। ठीक है, तो तराई एलिफेंट रिजर्व इज इन उत्तर प्रदेश, थेप्पाकाडू इज इन तमिलनाडु। तो हम बात कर रहे थे मधुमलाई टाइगर रिजर्व की। इसकी एक कॉमन बाउंड्री है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ऑन द वेस्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका का है ऑन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में बांदीपुर मिलेगा आपको, वेस्ट में आपको वायनाड मिलेगा और मुदुमलाई के साथ। मोयर नदी जो है वो डाउनस्ट्रीम फ्लो करती है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, और ये नेचुरल लाइन ऑफ डिवीजन है किसके बीच में? मुदुमलाई और बांदीपुर सेंचुरी के बीच में। बांदीपुर जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है, तो बांदीपुर जो है वो नॉर्थ बाउंड्री बनाता है और इसके साथ ही ये लोअर डिवीजन इसका क्रिएट करता है। राइट, नेक्स्ट इज मिष्टी प्रोग्राम। मिष्टी बहुत ही फेमस प्रोग्राम इस बार रहा है न्यूज़ में। So it is for mangrove. This is mangrove initiative for shoreline inhabitants and tangible incomes. Recently, Union Budget for 2023-24 announced an initiative for mangrove plantation along the coastline on salt pan lands under Mishti Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. मिष्टी स्कीम की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कैंपा, that is compensatory forestation fund management and planning authority fund and other sources. ठीक है, तो मिष्टी प्रोग्राम किसके लिए? मैंग्रोव्स के लिए है। ये एक श्रब या फिर ट्री होता है जो कि कोस्टल या सलाइन या ब्रैकिश वाटर में ग्रो किया जाता है। ये जो टर्म है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन, जिसमें कि इस तरीके की स्पीशीज होती हैं, और ये इंटरमीडिएट जोन्स में होता है बिटवीन द लैंड एंड द सी, और ये एक तरीके का इकोटोन का एग्जाम्पल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इकोटोन जो कि दो तरीके के इकोसिस्टम्स को जोड़ता है। इकोटोन दो तरीके के इकोसिस्टम्स को जोड़ता है। तो मैंग्रोव इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि लैंड और सी को जोड़ रहा है। इंडिया की बात करें अगर मैंग्रोव में, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2022 रिपोर्ट बाय द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, इट पुट्स द टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड एट,
तो वर्ल्ड में टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज 14.7 मिलियन हेक्टेयर्स। इंडिया में इस 1,47,000 में से 4,992 4,992 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में है, दैट इज 0.15 ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट। मैंग्रोव्स इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 9 स्टेट। तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि भाई कितने स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 9 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में है, तो टोटल 12 जगह हो गया ये। विद वेस्ट बंगाल हैविंग द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, दैट इज 2,112 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए अगर डेटा देखेंगे तो 4,992 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 2,112 किलोमीटर तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। IFSR रिपोर्ट जो है इट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द मैंग्रोव कवर, तो इंक्रीज देखने को मिला है मैंग्रोव कवर में। 4046 स्क्वायर किलोमीटर था 1987 में, 4046, और 2021 में ये 4992 हो गया है, ठीक है। सो देयर हैज़ बीन सीन एन इंक्रीज इन द मैंग्रोव कवर। नेक्स्ट इज रिवाइवल ऑफ आदि गंगा रिवर। Recently, plans to revive Adi Ganga, the original channel of River Ganga passing through the city of Kolkata, have been announced. National Mission for Clean Ganga has allocated rupees 650 crore. तो National Mission for Clean Ganga ने 650 करोड़ रुपए allocate किए थे to revive the ancient river, और ये include किया गया है in a multi-country South Asian river project on combating the pollution. तो ये जो डेवलपमेंट है इट कम्स आफ्टर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैड डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कंप्लीट इट्स रेजुविनेशन। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि भाई आप अपना रेजुविनेशन प्रोग्राम जो है वो 2025 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। एंड जो पैनलिस्ट हैं एट एन इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन सिलहट बांग्लादेश बाय द नॉन प्रॉफिट एक्शन एड, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एक्सप्लोर करेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पैन साउथ एशियन प्रोजेक्ट to address the pollution of the one key river each in India, Bangladesh, Nepal, China and Malaysia. आदि गंगा जो है वो सिलेक्ट की गई है इंडिया से, ठीक है। तो एक एक इम्पॉर्टेंट रिवर ये सारे देशों से लेंगे, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल, चाइना और मलेशिया से, ठीक। तो इसमें जो इंडिया से जो रिवर ली गई है वो आदि गंगा ली गई है। अब आदि गंगा कौन सी रिवर है, तो आदि गंगा को हम गोविंदपुर क्रीक या फिर टॉलीज कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्ट्रीम है जो कि हुगली नदी का पार्ट है। सोर्स इसका सुंदरबंस है। अराउंड 1750 अ कैनाल वाज डग टू कनेक्ट द मेन कोर्स ऑफ द रिवर। द लोअर पार्ट ऑफ द रिवर सरस्वती एडजेसेंट टू द रिजल्टेंट हुगली, ये मेन रिवर स्ट्रेच बनी। आदि गंगा सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी में टर्न हो गई इसके बाद, ठीक है। तो आदि गंगा को आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम गंगा से कंफ्यूज हो रहे हैं, नो, आदि गंगा इज डिफरेंट, राइट। तो ये हुगली नदी का पार्ट है। NMCG की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो इम्प्लीमेंटिंग आर्म है नमामि गंगे प्रोग्राम की, एंड मिशन एस्टेब्लिश हुआ था 12 अगस्त 2011 को अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, द मिशन इनकॉर्पोरेट्स रिहैबिलिटेटिंग एंड बूस्टिंग द एग्जिस्टिंग STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इंस्टेंट शॉर्ट टर्म स्टेप्स to curb pollution at exit points on the riverfront in order to check the inflow of sewage. Next is not next, इसी में ही कंटिन्यू है अभी, वेरियस इनिशिएटिव फॉर गंगा रिजुविनेशन। गंगा रिजुविनेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे अप्रूव किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब किया गया था, जून 2014 में किया गया था। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, एक तो पोल्यूशन को अबेट करना, दूसरा था कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा रिवर। गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो इट वाज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने 1985 में इसको स्टेप को उठाया था। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी ये फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट 1986, एंड गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था 2008 में। तो ये पूरी टाइमलाइन है, अगर आप देखें तो 1985 में पहली बार गंगा एक्शन प्लान आया, 2009 में नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी क्रिएट किया गया, नेशनल रिवर ऑफ गंगा को डेजिग्नेट किया गया 2008 में। उसके बाद क्लीन गंगा फंड 2015 में बनाया गया
गंगा को क्लीन करने के लिए। उससे पहले हमने देखा कि नमामि गंगे प्रोग्राम आ गया था 2014 में। और भुवन गंगा वेब ऐप ये भी आया टू इंश्योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, जो कि गंगा में एंटर कर रहा है। तो भाई इस ऐप के माध्यम से क्या था कि अगर कोई गंगा को पोल्यूट कर रहा है या किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको आम जनता भी उसको रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो दिस इज अबाउट भुवन गंगा वेब ऐप। नाउ द नेक्स्ट इज सेव वेटलैंड कैंपेन। तो रिसेंटली फरवरी 4 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने सेव वेटलैंड कैंपेन लॉन्च किया। नंदा लेक इज गोवाज फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, तो नंदा लेक जो है ये गोवा की पहली रामसर साइट है, तो ये भी आपको याद रखना है। नंदा लेक जो है वो क्या है, गोवा की पहली रामसर साइट है। 2 पब्लिकेशन रिलीज किए गए थे ड्यूरिंग द ओकेजन। इंडिया 75 अमृत धरोहर, इंडियाज रामसर साइट्स फैक्ट बुक। दूसरा था मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन वेटलैंड अ प्रैक्टिशनर्स गाइड। ये जो अप्रोच है, दिस कैंपेन इज स्ट्रक्चर्ड ऑन अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड ये क्या करेगा, इट विल इनेबल द अफर्मेटिव एक्शन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। तो भाई जितने भी सोसाइटी के लेवल्स हैं हर लेवल पे, मतलब कि फ्रॉम जनरल पब्लिक टू दिस गवर्नमेंट, तो ये इन्वॉल्व करेगा सारे स्ट्रेटा को। ठीक है, ये जो सेव वेटलैंड कैंपेन है। मिशन सहभागिता, तो ये भी लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ही 2022 में, और ये इफेक्टिवली मैनेज करेगा नेटवर्क ऑफ 75 वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। So this is all about Save Wetlands campaign. Now Cyclone Freddy. तो recently Cyclone Freddy dissipate किया हुआ over the Malawi in March 2023. कहाँ पर रहा? मालावी में रहा। After a record-breaking 34 days stint over the Southern Ocean and Africa. क्या फीचर्स थे इसके? ट्रैवर्स पाथ था पहला। साइक्लोन फ्रेडी जो था, इट फर्स्ट डेवलप्ड ऑफ द नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से थोड़ा दूर बना एंड ट्रैक्ड अक्रॉस द एंटायर साउथ इंडियन ओशन। दूसरा लैंडफॉल, साइक्लोन ने लैंडफॉल 3 बार हुआ, वंस इन मेडागास्कर और 2 बार मोजाम्बिक में। And the cyclone Freddy is the longest lived tropical cyclone ever recorded in any of the Earth's ocean. तो किसी भी ओशियन में सबसे लंबे समय तक रहने वाला जो साइक्लोन था वो साइक्लोन फ्रेडी रिकॉर्ड किया गया। And it is the first tropical cyclone ever to experience 7 phases of rapid intensification. Are you getting this point? 7 phases of rapid intensification cover करने वाला, this is the cyclone Freddy over its lifetime. पहली इससे प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है किसी भी साइक्लोन के लिए वो उसने 4 फेजेस ही कवर किए थे, बट इट हैज कवर्ड द 7 फेजेस ऑफ दिस रैपिड इंटेंसिफिकेशन। सो दिस इज साइक्लोन फ्रेडी। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट। According to gross domestic climate risk report, majority of Indian states are at a great risk of damage to the built environment due to climate change hazards. ठीक है, तो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उन दे आर एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ डैमेज। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव और XDI के द्वारा। एंड ये जो रिपोर्ट है इट रैंक्स ओवर 2600 ज्यूरिसडिक्शन अराउंड द वर्ल्ड इन 2050. According to our model projections of damage to the built environment from extreme weather and climate change, including from flooding, forest fire and sea level rise. Major highlights क्या है इस रिपोर्ट के? Most vulnerable countries की बात करें तो चाइना जो है वो highest number of provinces जो है इसमें, they are in the top 50 most climate risk prone territories of the world. इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज USA. Over the half of the provinces in the global top 50 are in China. ठीक है, तो 50 में से हाफ तो चाइना में ही है। इसके बाद यूएस में टॉप हाई रिस्क स्टेट्स में से विद 18 स्टेट्स इन द टॉप 100। चाइना, इंडिया और यूएस तीनों मिला के दे मेकअप ओवर द हाफ स्टेट्स एंड प्रोविंसेस इन टॉप 100। तो तीनों मिला के करीबन 50 स्टेट्स तो ये 3 कंट्रीज ही मिला के कंप्लीट कर रही हैं। इंडिया क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल क्या है 2050 के लिए, तो इंडिया के टॉप 100 में से 14 स्टेट्स इंडिया के हैं इन द वर्ल्ड फॉर डैमेज रिस्क, ऑल शेयर फ्लडिंग एज देयर मेन हैजार्ड। एक बार देख लीजिए, बिहार, यूपी, आसाम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, कर्नाटका एंड आंध्रा।
तो ये स्टेट्स हैं इसमें। बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है इंडिया का by 2050 with a global rank of 22nd। तो 22nd रैंक आई है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इसके बाद यूपी और असम है, यूपी की 25th है और असम की 28th है। तो भाई बिहार जो है वो 22nd पे रहा, यूपी 25th पे रहा और असम जो है वो 28th पे रहा। ठीक है, so this is about India's climate risk profile for 2050। Next is Landslide Atlas of India. Recently, National Remote Sensing Center (NRSC) under the Indian Space Research Organization has released the Landslide Atlas of India. Landslide को कैसे define करेंगे? It is the movement of a mass of rock, debris or earth down a slope, and this atlas provides risk assessment in landslide location during the period of 98 to 2022 and covers vulnerable regions in 17 states and 2 union territories। ठीक है, तो ये जो एटलस है ये रिस्क असेसमेंट बताएगी और जो भी रहा था 98 से लेकर 2022 तक के पीरियड को ये कवर करेगा। साथ ही साथ ये जो लैंडस्लाइड्स हैं ये कवर करते हैं 17 स्टेट्स को और 2 यूटीज को इन द हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो एक्सपोजर के बेसिस पे बताए गए हैं वो है, सबसे पहला है रुद्रप्रयाग एंड टेरी गढ़वाल, देन थ्रिसूर ऑफ केरला, राजौरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पलक्कड़ ऑफ केरला। So there are 2 districts, Rudraprayag and Teri Garhwal from Uttarakhand, 2 districts from Kerala that is Thrissur and Palakkad, and 1 district from Jammu Kashmir that is Rajouri। इंडिया की वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया अमंग द टॉप 4 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज में से है ग्लोबली, जहाँ पे एटलीस्ट एक डेथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में होती है एक साल में ड्यू टू लैंडस्लाइड इवेंट। एक्सक्लूडिंग स्नो कवर्ड एरियाज, जो एटलस है ये बताता है दैट अप्रोक्सीमेटली 12.6% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल लैंड एरिया दैट इज 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो लैंडस्लाइड प्रोन है। As many as 66.5% of the landslides are reported from northwestern Himalayas। 18.8% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय से भी रिपोर्ट होती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही हैं, 66.5% हो रही हैं, बट नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय से भी 18.8% लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं एंड अबाउट 14.7% जो है वो वेस्टर्न घाट से मिल रही है। तो अगर इसको ऑर्डर में लगाने के लिए दिया जाएगा आपको कभी भी, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में है और उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द मैप ऑफ इंडियाज वल्नरेबिलिटी। Next is lithium inferred resources in Jammu Kashmir। The Geological Survey of India has for the first time established lithium inferred resources of about 6 million tons in Salal Haimana area of Riyasi districts of Jammu Kashmir, and 51 mineral block including lithium and gold were handed over to the state government, and as of now India currently imports all its lithium needs। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बोन आ सकता है अगर ये रिजर्व्स कंफर्मली आपको आउटपुट देने लगते हैं तो, क्योंकि अभी इंडिया की जो करंट जो नीड है वो पूरी की पूरी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है अराउंड 1600 किलोग्राम ऑफ लिथियम इन मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एंड लिथियम रिजर्व्स जो हैं इन लार्ज क्वांटिटी हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको सिंबल इसका पता ही है, Li, and sometimes referred to as white gold also। तो लिथियम को white gold भी बोलते हैं due to its high demand for rechargeable batteries। ये सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल होता है। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा दिस इज सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल। ठीक है, अदर पोटेंशियल साइट्स ऑफ लिथियम इन इंडिया क्या हो सकती हैं, क्या क्या हैं? तो माइका बेल्ट जो है राजस्थान में, फिर बिहार में, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, पैग्मेटाइट बेल्ट्स उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, देन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेजर ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलीविया में है, देन अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ये टॉप पर हैं विद लिथियम रिजर्व्स। लिथियम ट्राइंगल जो है इट इज़ अ रीजन ऑफ द एंडीज रिच इन लिथियम रिजर्व्स and around the borders of the Argentina, Bolivia and Chile. Lithium in the triangle is concentrated in various salt pans that exist along the Atacama Desert and neighboring arid areas.
द एरिया इज थॉट टू होल्ड अराउंड 54% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व। तो ये जो लिथियम ट्रायंगल है ये 54% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व होल्ड करता है। ठीक है, और ये बहुत सारे सॉल्ट वेंस में कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि एटाकामा डेजर्ट और नेबरिंग एरिड एरियाज में है। और ये जो लिथियम ट्रायंगल है ये किन तीन कंट्रीज के बॉर्डर पे लाई करता है, दैट इज अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ठीक है, तो इस तरीके के जो रीजन्स होते हैं प्लीज मार्क देम ऑन योर मैप जो आपने स्टिक करके रखा होगा ऑब्वियसली अपने रूम में। आई होप सभी ने किया होगा, ये सबसे पहली डिमांड होती है एक स्टूडेंट की। तो इस तरीके के जो भी मतलब इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं उनको आप मार्क कर लिया कीजिए, जस्ट टू रिमेंबर कि आप जितनी बार भी उसको गो थ्रू करेंगे आपको याद रहेगा कि भाई हाँ ये एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द वन। देन नेक्स्ट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, इनॉग्रेट किया है at a function organized to celebrate International Day of Forest at Tikli village in Haryana. And on the same occasion इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को भी अनवील किया। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक एम्बिशियस प्लान है जिसमें 1400 किलोमीटर लॉन्ग और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बफर बनाया जाएगा अरावली माउंटेन रेंज पे, जो कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली स्टेट को कवर करेगा। इनिशियल फेज में 75 वाटर बॉडीज जो हैं वो रिजुविनेट की जाएंगी, स्टार्टिंग विद 5 वाटर बॉडीज ईच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरावली लैंडस्केप। ये जो वाटर बॉडीज हैं ये डिग्रेडेड लैंड को कवर करेंगी, कहाँ पर, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ एंड इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये जो प्लान है इसको ये इंस्पायर्ड है अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से, जो कि सेनेगल से लेके जिबूती तक रन कर रहा है और ये 2007 में बनना शुरू हुआ था। सो दिस इज अबाउट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के एरियाज को कवर करेगा। नेक्स्ट इज 18th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। The Global Risk Report 2023 presents the results of latest Global Risk Perception Survey GRPS, जो कि जनवरी 23 में पब्लिश की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज पब्लिश्ड बाय WEF। सो 18th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय WEF। उनकी जो एनुअल मीटिंग होती है डिवॉस में उससे पहले ही उन्होंने किया था। से 18th एडिशन था। ये रिपोर्ट जो है ये डिस्क्राइब करता है द चेंजेस अकरिंग इन ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या की आउटकम्स हैं रिपोर्ट के, ये रिपोर्ट बोलता है दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग टू सीवियर रिस्क, failure to mitigate climate change and failure of climate change adaptation in the next decade. So दो सीवियर रिस्क अभी ऑलरेडी फेस कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड द सेकेंड वन इज फेलियर टू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, which is followed by natural disasters and extreme weather events and biodiversity loss and ecosystem collapse. COVID-19 और यूक्रेन वॉर जो है it has resulted in rising the inflation, rapid normalization of monetary policies, low growth and low investment era. तो कोविड-19 और जो यूक्रेन जो वॉर था इसकी वजह से कुछ कंडीशंस और ज़्यादा वर्स्ट हुई है एंड फेलियर ऑन क्लाइमेट एक्शन टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज हैज़ कंटिन्यूड टू फिगर अमंग द टॉप रिस्क इन द रिपोर्ट since 2011. Technologies such as AI, quantum and biotechnology are going to exacerbate the inequalities and digital divide if no action is taken to mitigate it. ठीक है, तो भाई ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी एक्सैबरेट करेंगी इनइक्वालिटीज़ को अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो। कुछ मेजर रिपोर्ट्स जो WEF पब्लिश करता है इसके अलावा, एक तो हमने देखा कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, दिसंबर 2022 में। एंड इंडिया वांट्स टू मेक इट पीपल्स मूवमेंट एंड पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। इंडिया का जो प्रपोजल था इट वाज अप्रूव्ड बाय FAO इन 2018
तो इंडिया ने अपना प्रपोजल दिया था 2018 में कि 2023 को या फिर किसी भी अपकमिंग ईयर को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करेंगे, एंड दिस 2023 was declared as the International Year of Millets on the proposal of India. The United Nations General Assembly has declared 2023 as the International Year of Millets at its 75th session in March 2021. मिलेट्स की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये कि मिलेट्स जो है वो एक खरीफ क्रॉप. I hope all of you have a differentiation between Rabi and Kharif. There are two differentiation होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, राबी और खरीफ का. तो ये कॉमन टर्म है जो कैटेगराइज करता है स्मॉल सीडेड ग्रासेस को, जो कि जिनका ऑफन हम न्यूट्री सीरियल्स या ड्राई लैंड सीरियल्स भी बोलते हैं. इसमें सोरगम, पर्ल, मिलेट, रागी एटसेट्रा ये सब इसमें कवर हो जाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो हार्डियर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, नाइजर और चाइना, ये तीन जो हैं ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिलेट्स के वर्ल्ड में. इंडिया 39% प्रोड्यूस करता है, नाइजर 11% करता है, चाइना 9%, नाइजीरिया 7%. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रैंक. इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो राजस्थान करता है. सेकेंड इज़ यूपी, थर्ड इज़ कर्नाटक एंड फोर्थ इज़ गुजरात. 36% फ्रॉम राजस्थान, 12% फ्रॉम यूपी, कर्नाटक से 11% और गुजरात से 9% कवर होता है. So this is the report about millets. Now Aravali Safari Park project. तो रिसेंटली कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने कंसर्न रेज किया था ओवर द 10,000 एकड़ अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट प्रपोज्ड इन हरियाणा. ये जो प्रपोज्ड एरिया है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली पार्क्स, ये बनाया गया है कि सब वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क अरावली हिल्स में बनाया जाएगा. एंड फॉर मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क एन अरावली फाउंडेशन विल बी सेटअप विच विल मैनेज द प्रोजेक्ट. तो एक अरावली फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा. इंक्रीज इन द ह्यूमन फुटफॉल एंड व्हीकुलर ट्रैफिक विल अफेक्ट द फौना ऑफ द एरिया. इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM साइट कौन सी हैं? तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो कि गुरुग्राम में है. इट डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट OECM साइट. तो ये इंडिया की पहली OECM साइट है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि गुरुग्राम में है. OECM इज अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर. इसके अलावा अबाउट ये क्या होता है, OECM टैग क्या होता है? तो ये कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है फॉर एरियाज दैट आर अचीविंग द इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है. और ये जो टैग है ये दिया जाता है IUCN के द्वारा टू द एरियाज दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बट सपोर्ट द रिच बायोडाइवर्सिटी. तो ऐसे एरियाज जो प्रोटेक्टेड तो नहीं है आपके किसी भी लॉ के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी वो एरियाज जो हैं दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, तो उन एरियाज को ये दिया जाता है. ठीक है, OECM टैग. सो आज के वीडियो को हम यही वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे विच इज़ ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स एंड फर्दर टॉपिक्स. तो आज हम यही इसको वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे एनवायरनमेंट के सेकंड वीडियो के साथ मिलती हूँ. अगेन कोई भी आपके सजेशंस हो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी आप बता सकते हैं. टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना